हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे यशपाल जी का लखनवी अंदाज, जिसमें आपने देखा कि सामंती या बनावटी जीवन शैली पे लेखक ने किस प्रकार व्यंग किया है, और लास्ट में उसने यही बताया है कि इसी तरह से बिना कथ्य के, जैसे नवाब साहब को बिना खाए ही खीरे का स्वाद भी मालूम पता चला, उसकी लजीजता भी उनको समझ में आ गई और उनका पेट भी भर गया। एटलीस्ट उनके पेट में उन्होंने ये भी बताया कि ये थोड़ा भारी होता है और पाचन शक्ति पे असर करता है, इसका दबाव बढ़ जाता है। ये भी यहाँ तक हो गया सिर्फ देखने मात्र से। इससे लेखक को एक तरीका मिल गया कि किसी तरह से, किसी छोटी सी घटना से किस तरह से कोई कहानी गढ़ी जा सकती है। जब बिना खाए ही किसी चीज़ के देखने मात्र से, सुगंध मात्र से पेट भर सकता है, तो बिना पात्र और बिना कथ्य के कोई कहानी भी लिखी जा सकती है। किसी घटना, कैसे कोई भी छोटी सी घटना कहानी का रूप ले लेती है, ये लेखक के समझ में आया। तो एक तरह से तो ये व्यंग है बनावटी या दिखावटी जीवन शैली पे। और दूसरी बात क्या है कि इससे लेखक को इसमें ये एक सीख मिली कि हम किस तरह से कहानी लिख सकते हैं बिना कथ्य और बिना पात्रों के। तो आइए इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो लेखक को, जब लेखक ट्रेन में घुसा तभी उसको पता चल गया। जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा, वहाँ पर नवाब साहब को बैठे देखा उसने। उनके हाव भाव देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह डिब्बे में अकेला ही सफ़र करना चाहते थे। लेखक ने कहा कि ऐसा लगता था कि वो सोच रहे थे कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, एकांत मिलेगा हमको। और लेखक को वहाँ आना उसने नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उनके हाव भाव से ऐसा लेखक को लगा कि लेखक का उस डिब्बे में आ जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। इस वजह से सहयात्री के प्रति उत्सुकता जो चेहरे पर होनी चाहिए, जैसे हम अकेले कहीं रहते हैं और वहाँ ट्रेन में या बस में कोई सहयात्री उस पर बैठ जाता है, तो हम थोड़ा सा उत्सुक होते हैं कि किस टाइप का इंसान आया है, उससे थोड़ा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। या जो चेहरे पे नहीं भी कुछ बोलते हैं, तो चेहरे पे जो उत्सुकता दिखाई देती है, वो उत्साह, वो उत्सुकता नवाब साहब के चेहरे पर नहीं थी। उसके जगह थोड़ा सा उनका चेहरे से जो लेखक ने पढ़ा, ऐसा लगा लेखक को कि वो थोड़े से नाखुश हो गए। उनके उम्मीद, जिसे कहते हैं उम्मीदों पे पानी फिर जाना। उन्होंने जो सोचा था कि मैं इस ट्रेन से अकेले यात्रा करूँगा, मुझे कुछ इस तरह का यहाँ पे कोई हमें पहचानने वाला नहीं होगा, हमारे लेवल का कोई इंसान ये नहीं जान पाएगा कि नवाब साहब सेकेंड रूम में या सेकेंड रूम में यात्रा कर रहे हैं, सेकेंड क्लास की टिकट लिया है इन्होंने। इस तरह की बात उनके दिमाग में रही होगी, लेखक ने यह अनुभव किया, इसी वजह से वो थोड़ा सा नाखुश नज़र आए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा, तब वहाँ पर बैठे नवाब साहब का हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेला ही सफ़र करना चाहते हों। लेखक का वहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस कारण सहयात्री के रूप के प्रति जो उत्सुकता चेहरे पर होनी चाहिए, वह उत्साह नवाब साहब के चेहरे पर नहीं दिखाई दिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो यहाँ पे आपने पहले ही जान लिया, नवाब साहब का जो स्वभाव था वो दिखावे से परिपूर्ण था। वो झूठे का, अहम का दिखावा था, या एक तरह से इसको घमंडी भी माना जा सकता है। उनके अपने नवाब होने पे जो घमंड था, वो बात उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रिया से दिखाई दे रही थी। उसके बाद जो उन्होंने खीरे के साथ किया, इतने यत्न से उसको काटा, बहुत ही सलीके से
फिर उस पर अच्छे से नमक मिर्च छिड़के उसको सूंघा और बड़े ही हाव भाव के साथ उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। बहुत ही उसमें भी उनको एक सलीका दिखाना था। तो यहाँ पे क्या इंगित करता है उनका स्वभाव कि इस तरह का कार्य करना। अरे नहीं खाना था तो सीधा ही फेंक दिए, लेकिन उनको ये दिखाना था कि नहीं, हम तो इसको खाते नहीं बल्कि सूंघ कर या देख कर ही हम इसका रसास्वादन का लाभ ले लेते हैं, इसी से हमारा पेट भर जाता है। यहाँ पे उनको दो चीज़ दिखानी थी कि हम नवाबों के पेट तो किसी चीज़ को सूंघने मात्र से ही भर जाते हैं। दूसरी बात ये थी कि वो अपने को बहुत बड़ा दिखाना चाहते थे कि हम नवाब हैं तो हम ऐसी खीरे जैसी तुच्छ वस्तु हम खाते नहीं हैं, बल्कि इस तरह से इसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके स्वभाव को, कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो नवाब साहब ने जो बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंतर सोकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, संभवतः लेखक को नीचा दिखाना चाहते थे और अपने खानदानी रईसी का परिचय देना चाह रहे थे कि मैं बहुत खानदानी रईस हूँ, हम लोग ऐसे ही तरीके से खीरे को खाते हैं। यही सोचकर उन्होंने ऐसा किया होगा। अगर उनकी ऐसी सोच थी तो उनका ऐसा करना उनकी अभिमान युक्त स्वभाव को, बनावटी या घमंड से युक्त, अहंकार से युक्त स्वभाव को इंगित करता है कि उनके स्वभाव में जो था वो सामान्यता न होके, सामान्य जन की तरह व्यवहार न करके वो एक दिखावटी और घमंड से परिपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। वो लेखक को अपनी रईसी का परिचय देना चाह रहे थे। तो ये एक तरह का घमंड है जिसको इस घटना के द्वारा इंगित किया गया है कि ये बनावटीपन और घमंड जो इन सामंतों के अंदर, नवाबों के अंदर होता, उसी स्वभाव की तरफ लेखक इंगित कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बिना विचार, घटना और पात्रों को भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस घटना के बाद लेखक ने कहा है कि मुझे समझ में आ गया कैसे नई कहानी, जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, पेट भरा जा सकता है। तो बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती, ऐसा लेखक ने कहा था, अर्थात बन सकती है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत, लेखक के इस विचार से आप कहाँ सहमत हैं? तो बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी ने बिल्कुल सही राय दी है, सही बात बताई है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी बात स्वतः ही होती चली जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, जिसके विषय में हमने कभी सोचा न हो कि ऐसा होने वाला है। वह घटना छोटी सी घटना से शुरुआत होती है, स्वतः ही अपने आप, हमने कोई विचार नहीं किया, कोई सोच नहीं रखा कि ऐसा होने वाला है, हम ऐसा करेंगे। एक छोटी सी कोई घटना शुरू होती है, स्वतः ही अपने आप ही आ जाती है ऐसी घटना, और फिर बिना विचार के हम ये भी नहीं सोच पाते कि ये कहाँ तक आया जाता है। न हम कभी उसके बारे में सोचते हैं, न विचार करते हैं, उसको मामूली समझते हैं कि ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन वह बात रुकती नहीं है, वह बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते वो एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना न होते हुए भी घटित हो जाती है, जिसके हम कल्पना नहीं करते, हम सोचते भी नहीं, हम विचार में भी अपने नहीं लाते हैं। वह एक छोटी सी घटना स्वतः ही जो घटती है और घटती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती बिना हमारे प्रयास के, और देखते देखते वो कहानी का आकार ले लेती है। कभी कभी हम अपने जीवन में भी देखते हैं ऐसी छोटी सी बातों को, कैसे कोई छोटी सी बात कोई हमसे मिला, वो किस तरह से एक, अगर हम उसको दूर तक विचार करें, उसको एक सिरे से सोचें, हर एक बात को एक सीरियल से अगर हम उसको रखते हैं तो एक कहानी का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो यशपाल जी का विचार है, इससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि कभी कभी कोई घटना स्वतः ही घटती है और घटती ही चली जाती है और एक कहानी का रूप ले लेती है। देखने में तो मामूली सी बात होती है, लेकिन कभी कभी यह महान कथा का रूप धारण कर लेती है। हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में,
महाभारत है क्या है, जो नॉर्मल आजकल घटनाएं हो रही हैं लोगों के घरों में, अगर परिवार है, बड़े परिवार हैं या दो भाई हैं, तो कभी ना कभी उनमें इस तरह के मतभेद होते हैं। कहीं कहीं रोज़ हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे समाचारों में सुनते हैं, कभी कभी वो घटनाएं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और बिखराव परिवार में उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक बहुत नॉर्मल घटना है हम समाज में देखें तो। लेकिन महाभारत क्या है, एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है, और वो इसी छोटी घटना पे आधारित है। लेकिन उसकी सारी बातों को अलग अलग, जैसे हमारे जीवन में नित्य प्रति कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसी तरह की घटनाओं को जोड़ जोड़ के किस तरह से ये महागाथा बन गया है, ये महाकाव्य बन गया महाभारत। तो ये बहुत ही सही बात लेखक ने कही है कि कभी कभी कोई छोटी सी घटना भी कहानी का रूप ले सकती है, या बिना सोचे भी कहानी बन सकती है। तो ये आपका हो गया बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर तो हो गया कि हम पूरी तरह सहमत हैं, ऐसा होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अगर हम लेखक हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम उसको इस ढंग से सोच लेते हैं कि ये कहानी बन सकती है। और नॉर्मल लोग तो नहीं इस विचार से सोचते हैं, लेकिन लेखक के लिए ये आम बात है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस निबंध को आप क्या नाम देना चाहेंगे? इसको आप सामंती युग या नवाबी रोब ये भी कह सकते हैं। कोई भी आप अपने हिसाब से कोई भी उचित नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही नाम आप दे सकते हैं, या हमारी ट्रेन यात्रा, ये भी आप नाम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी घटना जो है एक ट्रेन यात्रा पे आधारित है। तो हमारी ट्रेन की यात्रा या नई कहानी, इसको भी आप नाम रख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी नाम हो उसको दे सकते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन थे प्रश्न अभ्यास के। अब आपके क्वेश्चन जो हैं रचना और अभिव्यक्ति, इसके क्वेश्चन मैंने पिछले 3 चैप्टर्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन इन चैप्टर्स में मुझे कुछ देखने से लगता है कि इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1-2। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आपका रचना और अभिव्यक्ति से पहला क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे नवाब साहब ने खाया खीरा, तो आपने देखा कि एक पूरा इस पे लिखा हुआ है लेखक ने कि पहले सुदृष्ट आँखों से उन्होंने नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की खाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास छोड़ा, खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, किस ढंग से उसको बिछाया रखा, ये सब प्रक्रिया पूरी तरह से लेखक ने लिखी है। तो लेखक का जो शब्द रचना है, जो चित्र शब्दों से, अपने चित्रों से जो चित्र प्रस्तुत किया है लेखक ने, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उनकी शैली ही बहुत अनोखी है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, खासकर उन्होंने उर्दू शब्दों का प्रयोग इसमें किया है, तो वो बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। हम उसको अपनी भाषा में सरल रूप से रख सकते हैं। जैसे नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाया, सीट के नीचे रखे लोटे को उठाकर पास के में रखे 2 खीरों को खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उन खीरों को धोया, फिर खीरों को तौलिए से पोंछा, फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरों को काटकर रगड़कर उससे झाग निकाला। झाग निकालने के बाद एक एक खीरे को बड़ी सावधानी से छीला और उसकी फाँके बनाकर अलग अलग पीसेज करके तौलिए पर उसको सजावटी अंदाज में रखा। नवाब साहब ने उन फाँकों पर जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की बुरकी लगाया, यानी उस पर छिड़क दिया, जिन्हें देख नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया। तो हम उस चित्रण को सामान्य ढंग से इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको
लेखक ने बड़े ही रुचिकर अंदाज में, बड़े ही इंटरेस्टेड रूप में उसको लिखा, हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसको हम सामान्य भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो ये आपके अपने ऊपर है, आप किसी चीज़ को खाने के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं। जैसे घर में पकौड़े बनते हैं तो उसके पहले चटनी की व्यवस्था की जाती है कि पकौड़े से खाने के लिए चटनी ज़रूरी है। आजकल तो मार्केट में रेडीमेड सॉसेज उपलब्ध हैं, तो ज़्यादातर लोग उसी को निकालते हैं, उसको पसंद करते हैं, बच्चे ज़्यादातर भी पसंद करते हैं तो उसको खाते हैं। तो इस तरह से हम तैयारी करते हैं। छोले खाने होते हैं तो हम प्याज और नींबू को तैयार रखते हैं कि छोले में मिलाकर खाने के लिए। आप अपनी राय, जिस किसी भी चीज़ को बहुत विशेष ढंग से आप खाते होंगे, उसके साथ आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ती होगी। खाने के पहले हम सलाद की और चटनी की व्यवस्था करते हैं, किसी किसी को सैलेड के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की तैयारियां जो भी आप करते हैं उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खीरे के संबंध में नवाब साहब का व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों के और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो ये आपके ऊपर है क्वेश्चन का आंसर। आपने किसी नवाब के बारे में, बहुत से हमारे राजा महाराजा नवाब हैं जो अजीब सनकी टाइप के हुए हैं, कुछ अलग ही शौक पालते थे। तो इस तरह के आपने जो बचपन में कथा कहानी सुनी हो या कहीं पढ़ी हो या आपके नॉलेज में कहीं से भी हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप होता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। तो इसको जाने दीजिए, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में आप सोचें। सनक का सकारात्मक रूप बहुत कम ही होता है, ये हमेशा निगेटिव ही होता है। अगर कभी कभी कुछ अच्छा करने की किसी की सनक होती है, उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप लिख सकते हैं कि कौन सी आदत की वजह से क्या अच्छाई हुई। किसी किसी की कुछ आदतें होती हैं जिसका कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर जो था, लखनवी अंदाज, यशपाल सर का, यशपाल का लेखक यशपाल थे इसके बारे में आपने पढ़ लिया, और यशपाल जी के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो आपको रिवीजन भी करना उस हिसाब से, और मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, तो आप सिलेबस के अनुसार अपना रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि इन्हीं बुकों से ये जो लेसन है ये मैंने बाद में पढ़ाया। सिलेबस के अंदर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसी में से आपको रिवीजन करते रहना है। उसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपके 1 मार्क से क्वेश्चन होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।